नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है पेजेट डिसीज ऑफ बोन, जिसे मेडिकल टर्म जो दिया गया है वो है ओस्टाइटिस डिफॉर्मंस। तो ये उसका एक मेडिकल टर्म है। अब पेजेट डिजीज में ऐसे क्यों कह रहा हूँ, पेजेट डिसीज ऑफ बोन इसलिए कह रहा हूँ मैं ऐसे क्योंकि इसके साथ साथ और भी कोई टर्म्स हैं जो मेडिकल टर्म्स में आप सुनने को मिलेगा आपको। वो है पेजेट डिसीज ऑफ ब्रेस्ट या पेजेट डिसीज ऑफ निपल्स या फिर पेजेट डिसीज ऑफ वल्वा। तो वो जो कैंसरल सेल्स वहां पे डेवलप होती हैं वल्वा पे और जो निपल्स पे रहती हैं, जो ब्रेस्ट पे जो निपल्स रहते हैं वहां पे जैसे वो डेवलप होती हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पेजेट डिसीज ऑफ निपल या फिर ब्रेस्ट या और पेजेट डिसीज ऑफ वल्वा। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग आगे चल के जैसे उस पर टॉपिक पे आएंगे तो बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बोन से बात करने वाले हैं। तो पेजेट डिसीज ऑफ बोन्स में असल में होता क्या है, देखिए मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया है और आज भी थोड़ा सा डिटेल हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि दो तरह की सेल्स रहती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती है कि जो ओल्ड बोन सेल्स रहती है उसे रीएब्जॉर्ब कर लेती है और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, उसे रिफॉर्म करती है ताकि हड्डी का ढांचा जो है वो सही तरीके से मेंटेन रहता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है वो हड़बड़ाहट में उसका जो न्यूक्लियर रहता है वो बढ़ जाता है उस सेल्स का, और वो बहुत तेजी से जो है वो रिजॉर्प्शन जो है वो बोन सेल्स का करना शुरू कर देती है। और हैप्पैजार्डसली यानी कि बहुत ही हड़बड़ाहट में ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो रहती है वो काफी तेजी से जो है वो कोलेजन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है और एक नई हड्डी का निर्माण करती है। अब होता क्या है कि जो प्रक्रिया नॉर्मल वे से चलती है वो अभी हड़बड़ाहट वे से चल रही है। हड़बड़ाहट से ऑस्टियोक्लास्ट जो डिग्रेड कर रहा है और ऑस्टियोब्लास्ट रिफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हड्डी का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इजीली तरीके से वो टूट सकती हैं। तो ये इसके पीछे का जो मेन जो है वो इसका जो लॉजिक है इस डिसीज का, उसका ये है। तो होता क्या है, मान लीजिए आप कोई दीवार वगैरह बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने किसी लेबर को कहा कि ये दीवार जो है जो कि एक दिन में बनेगी फॉर एग्जांपल, आपने उसे कहा कि ये मुझे 1 घंटे में बना के चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो वो माल मिलाते हैं, सीमेंट रेती वगैरह जो मिलाते हैं, वो जल्दी जल्दी मिलाना शुरू कर देगा पानी के साथ, उसे मिक्स करते हैं। और क्या होगा कि जो सीमेंट रेती सही तरीके से मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं और हड़बड़ाहट में वो ईंटें रखना शुरू कर देगा, रेती वगैरह जो है वो लगाना शुरू कर देगा, जो भी उसका मटेरियल वगैरह रहता है, जिसकी वजह से दीवार तो बन जाएगी, आपको देखने में वो दीवार लगेगी, पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहेगा और उसके अंदर जो प्रॉपर तरीके से सीमेंट रेती जाना चाहिए वो जाएगा नहीं। कहीं सीमेंट ज़्यादा कहीं रेती ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो दीवार कच्ची रहेगी, मजबूत नहीं रहेगी और कभी भी वो टूट सकती है। तो यही जो कंडीशन रहती है पेजेट डिसीज ऑफ बोन्स में हड्डियों के साथ होती है। ये 50 साल के ऊपर के लोगों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इवन जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को ये कंडीशन हमें मिलती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा पूरा डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कॉजेस, सिम्टम्स के जो फेजेस हैं, इसके जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल और ऑस्टियोक्लास्ट सेल असल में कैसे काम करती हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, और भी कुछ डिटेल आपको समझना है तो जो बोन्स का टॉपिक है कि हड्डियां कैसे टूटती हैं, हड्डियों के टाइप, हड्डियां वापस जुड़ती कैसी हैं या हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, इससे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं चैनल विजिट करके। इट इज अ डिसऑर्डर विद लॉट्स ऑफ रिमॉडलिंग हैपनिंग एट सम पार्ट ऑफ बोन। तो हड्डियों के कुछ हिस्से में जो काफी तेजी से रिमॉडलिंग होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को पेजेट डिसीज ऑफ बोन्स कहा जाता है। ज्यादातर ये स्कल में या हम देखते हैं कि जो पेल्विस बोन रहती है, वर्टेब्रल कॉलम और फेमर बोन जो कि थाई बोन जिसे कहा जाता है, उसमें ज्यादातर देखने को ये मिलता है। देयर इज एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन हैपन फॉलोड बाय द एक्सेसिव और हैप्पैजार्डस बोन रीग्रोथ। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही तेजी से क्या होता है कि जो बोन का रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है बोन सेल्स का, और बहुत ही तेजी तरीके से हड़बड़ाहट में नई सेल्स का जो है वो ग्रोथ जो है वो नई बोन्स का ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इट लीड्स टू द स्केलेटल डिफॉर्मिटीज एंड पोटेंशियल फ्रैक्चर, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हड्डियां बनती नहीं है, जो बोन का जो हम देखते हैं कि डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं और टूटने के लिए वो जल्दी आसान हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, इसलिए वो आसानी से टूट सकती है। नॉर्मली बोन अंडर को कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिमॉडलिंग, तो ये एक नेचुरली प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया है। पुराने सेल्स जो है वो खत्म होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, जैसे हमारे शरीर का ये पूरा प्रोसीजर है।
तो 30 साल की उम्र तक ये नॉर्मल प्रोसीजर चलती रहती है। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको ये। और 35 साल के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, यानी कि जो सेल्स को रीअब्सॉर्ब करने का काम करती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल का जो काम रहता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। उम्र के हिसाब से धीरे धीरे हम जैसे कहते हैं कि शरीर में कमजोरी आना शुरू होती है, तो वो उसी के लिए होती है, और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये ऑस्टियोक्लास्ट ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड बोन सेल्स हैं विच एब्जॉर्ब द ओल्ड बोन टिश्यू। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब जो एक नॉर्मल ऑस्टियो क्लास सेल रहती है उसके अंदर 3 से 5 जो है वो न्यूक्लिया रहते हैं, तो ये नॉर्मल कहा जाता है, इसलिए इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड बोन सेल्स कहा जाता है, जो कि ओल्ड बोन टिश्यू को एब्सॉर्ब करती हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या है, वो रीएब्सॉर्ब द बोन टिश्यू गेट रिप्लेस बाय द अनदर न्यू बोन सेल्स। तो ये क्या करती है कि जो सेल्स ओल्ड सेल्स जो हैं वो खत्म हो गए, जो कि रीएब्सॉर्ब हो गए हैं, उसकी जगह पे नए सेल्स का निर्माण करके उस हड्डी को प्रॉपर ढांचा देने का काम करते हैं, और ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो एक चलती रहती है। अब सेल्यूलर लेवल पे होता क्या है, तो पहले मैं यहां से लेके यहां तक जो है मैं इसे पढ़ लेता हूं, और फिर मैं आपको इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा कि सेल्यूलर लेवल है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल और ऑस्टियोक्लास्ट सेल ये दोनों असल में काम कैसे करती हैं। ठीक है, आरएन के एल रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ द न्यूक्लियस फैक्टर कापा बीटा लिंक लाइगेंड binds with the RANKL receptor and activate the osteoclast cell. Osteoclast cell releases an enzyme called collagenase and hydrochloric acid. Together they digest the collagen protein and dissolve the minerals in that make up bone matrix. Once the required amount of the resorption done, the osteoblast release another substance OPGL यानी कि osteoprotegerine ligand which prevents RNKL to bind with the RNKL receptor. This give message to osteoclast cell to stop the demineralizing of the bone. Now the osteoblast secrete a substance called the osteoid seam, mainly made up of the collagen and act as a base upon which calcium and phosphorus get deposited, and this leads to the beginning of new bone formation. तो ये यहाँ तक हम पूरा जो फंडा है, ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल असल में किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, ये बोन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इस हिस्से में बताया है कि ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि जो नए सेल बोन बनाती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल यानी कि जो ओल्ड बोन सेल्स हैं वो किस तरीके से रीअब्सॉर्ब होते हैं, वो यहाँ पे मैंने 2 तरीके से इसे डिवाइड करके समझाया है। तो ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, ये एक तरह का रिसेप्टर जो है वो रिलीज कर देती है, जिसे RANKL कहा जाता है। उसका लॉन्ग फॉर्म है रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा लाइगेंड। ये क्या करती है, ये यहां से जाती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल के पास। ऑस्टियोक्लास्ट सेल के सरफेस पे RNCL रिसेप्टर्स रहते हैं, जो ये आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये RNKL जाता है ऑस्टियोक्लास्ट के पास, वहां पे रिसेप्टर के साथ RNKCL रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा, वो 2 तरीके के केमिकल रिलीज करेगा। एक है एंजाइम जिसे कोलाजिनेस कहा जाता है, कोलाजन को खत्म करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसे कोलाजिनेस कहा जाता है। तो ये कोलाजिनेस रिलीज करेगा। दूसरा साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगा। यहाँ से दोनों मिलके क्या करेंगे कि जो कोलाजन प्रोटीन है और जो मिनरल बोन मैट्रिक्स को बनाने के लिए हेल्प करते हैं, ये दोनों को एब्सॉर्ब करना या फिर डिसॉल्व करना जो है वो शुरू कर देंगे। जैसे ही एक रिक्वायर्ड अमाउंट में जितना उसे सेल्स को खत्म करना है, जितना रीअब्सॉर्ब करना है ओल्ड बोन सेल्स को, वो प्रक्रिया हो जाएगी। तो वहीं पे क्या होगा कि यही जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो क्या करेगा, एक और केमिकल जो है वो रिलीज करेगा, जो कि RNKL को RNCL जो रिसेप्टर्स हैं, RNKL रिसेप्टर के पास जो है वो वहां से बाइंड होने नहीं देगा। ये RNKL है। ठीक है, एक मैं करेक्शन कर लेता हूं। तो ये क्या करेगा कि RNKL को RNKL रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंड होने नहीं देगा। तो वो केमिकल कौन सा है, वो है OPGL। ये OPGL क्या है, ऑस्टियोप्रोटीगेरिन लाइगेंड है। ये क्या करता है, इसको बाइंड होने नहीं देता है। कब बाइंड नहीं होने देता है, जब एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ओल्ड बोन सेल्स जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। तो क्या होता है,
दिस गिव मैसेज टू द ऑस्टियोक्लास्ट टू स्टॉप द डीमिनरलाइजिंग ऑफ बोन। मतलब ये मैसेज जाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल की तरफ से ऑस्टियोक्लास्ट सेल को कि अभी तेरा काम जितना था उतना हो गया, तूने को जितना मिनरलाइज करना था डीमिनरलाइज उसका तूने कर दिया, अभी तू रुक जा। ठीक है, अब क्या करेगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल, क्या करेगा एक ऑस्टाइडसिन जो है वो रिलीज करेगा, एक सब्सटेंस जो है वो ये रिलीज करेगा। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट ही है जो कि पूरा संभालता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल अभी एक तीसरा जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा उसका नाम है ऑस्टाइडसिन। ये क्या करेगा, ये कोलेजन को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नए कोलेजन का फॉर्मेशन करेगा। ये कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है। इस कोलेजन में कैल्शियम और जो फास्फोरस और जो मिनरल्स रखते हैं जो कि बोन का निर्माण करते हैं वो वहां पे आके स्टिक होते हैं और सही तरीके से वापस नई एक सेल बनाने का काम करते हैं, ढांचा बनाने को वापस काम करते हैं, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल ही करता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो नॉर्मल तरीके से होती रहती है। 30 से 35 साल के उम्र तक ये नॉर्मल प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे वहां पे बढ़ता है तो फिर ये ऑस्टियोक्लास्ट की प्रक्रिया जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ऑस्टियोब्लास्ट नॉर्मल जो है उसका काम जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन में ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल ही उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। आगे समझेंगे किस तरीके से होता है। कॉजेस क्या है इसके, अनक्लियर और अननोन है, अभी तक पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये कुछ चीजों से ट्रिगर होता है। इट इज ट्रिगर्ड बाय एन इन्फेक्शन दैट इज मीजल्स वायरस के कारण जो है इसे ट्रिगर्ड मिलता है, उसी वजह से होता है। और एक इसे जेनेटिकली भी माना गया है कि जेनेटिकली का भी एक मिक्सचर है, कुछ एनवायरमेंटल भी इसका मिक्सचर माना गया है। तो एक प्रोटीन है SQSTM1 एक प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व है ऑस्टियोक्लास्ट सेल के एक्टिवेशन, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट सेल को ज्यादा तरीके से वो एक्टिवेट कर लेता है। तो ये एक जेनेटिकली म्यूटेशन के द्वारा ये प्रोटीन जो है वो वर्क करता है। अगर मान लीजिए किसी एक हड्डी को वो अफेक्ट करता है, ये कंडीशन अगर किसी एक हड्डी को अफेक्ट करती है, किसी एक बोन को अफेक्ट करती है, तो उसे कहा जाता है मोनोऑस्टोटिक। ठीक है, अगर ये मल्टीपल बोन को अफेक्ट करता है, मतलब हमारे स्कल को भी अफेक्ट कर रहा है और फेमर बोन को भी अगर अफेक्ट कर रहा है, तो इसे कहा जाता है पॉलीऑस्टोटिक। ठीक है, मोस्टली इट अफेक्ट एट स्कल, पेल्विस, लंबर वर्टेब्रा एंड फेमर। तो ज्यादातर देखा गया है कि इस कंडीशन में स्कल को जाता है, लंबर वर्टेब्रा यानी कमर के यहाँ की जो बोन रहती है, पेल्विस बोन ये भी कमर, और फेमर बोन मतलब ये कमर के एरिया में जितनी बोन्स है उसके नजदीक में बोन्स है वहां पे पकड़ता है और सीधा फिर स्कल पे पकड़ता है। इसके 3 फेजेस रहते हैं। पहला फेज है लाइटिक फेज। इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल विल हैव 100 न्यूक्लियस स्टार्ट एग्रेसिवली डीमिनरलाइजिंग द बोन अप टू 20 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल प्रोसेस। अब देखो यहां मैंने आपको इसकी प्रक्रिया समझा ली। होता क्या है कि ये 3 फेजेस में काम करना शुरू कर दिया। पहला फेज जो है लाइटिक फेज, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 से 5 न्यूक्लिया रहते हैं, ये नॉर्मल रहते हैं। अब इसके न्यूक्लिया बढ़ जाते हैं, 100 न्यूक्लिया एक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब क्या होगा कि ये बहुत ही तेजी तरीके से ये डिमिनरलाइजेशन जो है वो बोन का करना शुरू कर देगा। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया से 20 गुना तेजी से ये काम करेगा, जिसकी वजह से जो हड्डियां नॉर्मल तरीके से डिग्रेड होनी चाहिए, मतलब डिमिनरलाइज होनी चाहिए ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा, वो 20 गुना और तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरे फेज में क्या होगा, लाइटिक फेज और ब्लास्टिक फेज दोनों चलेंगे। मतलब लाइटिक फेज तो चल ही रहा है, अब आगे एक ब्लास्टिक फेज भी आ गया, तो ये दोनों का मिक्स रहता है, इसलिए इसे मिक्स फेज जो है वो कहा जाता है। रैपिड डीऑर्गेनाइज प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यू बोन टिश्यू बाय एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलाजन इन द हैप्पैजार्डस वे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हैप्पैजार्डसली क्या करता है, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट को चलता है कि ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ही तेजी से बोन का डिमिनरलाइजेशन करता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है वो भी बहुत तेजी से कोलेजन जो है वो डिपॉजिट करना शुरू करता है, पर वो हैप्पैजार्डसली करता है। मतलब जो सही तरीके से जाना चाहिए था वो सही तरीके से जाता नहीं है, बहुत कहीं भी जो है वो रिलीज करना शुरू कर देता है। वो आड़ा टेढ़ा जो हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर वे से जो हम जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा तरीके से वो कोलेजन रिलीज करना शुरू कर देता है और बहुत ही तेजी से रिलीज करना शुरू कर देता है। तो एक स्ट्रक्चर जो वापस रिफॉर्म होना चाहिए था, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के मिक्सचर के साथ बनता था, वो सही तरीके से बन नहीं पाता है और बोन में एक डिफॉर्मिटी जो है वो शुरू होती है। तो बीच वाला जो फेज है इसमें क्या होता है, दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट तेजी से और ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी अपनी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। फेज 3 इज स्क्लेरोटिक फेज। न्यू बोन फॉर्मेशन exceeds the reabsorption process, result into the structural reorganization and weaker bone than the normal health bones। ठीक है, अब होता क्या है
न्यू बोन फॉर्मेशन क्या करेगी, एक्सीड कर देगी, मतलब ये बिल्कुल और तेजी से बढ़ेगी। जो जिस तरीके से, इसको दो पार्ट में समझिए इसको, मतलब ये इधर से काम हो रहा है, ये इधर से काम हो रहा है, तो ये जो काम हो रहा है ये इसके ऊपर ही काम हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ समझाया था आपको। तो ये जो बोन है यहाँ पे मान लीजिए अगर ऑस्टियोक्लास्ट बहुत तेजी से अगर खत्म कर रही है इसको, बोन सेल्स को, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल को इसे वापस तरीके से रिफॉर्म करना है, जो कि वो फेज 2 में शुरू कर लेती है। लेकिन फेज 3 में वो क्या करती है कि वो और इतना स्पीड बढ़ जाता है उसका कि ऑस्टियोक्लास्ट 20 गुना अगर कर रही है तो वो 40 गुना अपना तेजी से काम करना शुरू हो गई। अब वो 40 गुना तेजी से अगर काम शुरू करेगी तो क्या होगा कि जो कोलेजन वो रिलीज करती जा रही है, तो उसके साथ जो कैल्शियम और फास्फोरस जो मिक्स होते जाएंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये नॉर्मल बोन जो एक स्ट्रेट सीधी बोन होनी चाहिए थी, इस तरीके से बोन होनी चाहिए थी, अब वो हो जाएगी इस तरीके से, और वो भी थोड़ी सी रफ रहेगी, जो स्ट्रक्चर जो रहेगा उसका रफ रहेगा। और इसमें जो मजबूती आनी चाहिए, जो एक कड़कनेस होता है हड्डियों में, जो एक स्टिफनेस रहता है, वो उतना बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ईंट, रेती और दीवार का जो उदाहरण दिया वही मैंने आपको यहाँ पे भी, वो जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे अभी लागू होता है कि वो किस तरीके से वो बहुत ही फास्ट तरीके से अगर सीमेंट रेती अगर लगता जाएगा तो सही तरीके से दीवार खड़ी नहीं होगी, दीवार भी बराबर नहीं बनेगी और उसकी जो मजबूती बराबर नहीं होगी। इसकी वजह से यहाँ बोन जो है स्टेबिलिटी नहीं जाएगी और वो फ्रेजाइल रह जाएगी, वो इजीली जो है वो ब्रेक हो सकती है। इवेंचुअली ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी गेट्स स्लोज डाउन एंड देयर इज अ डॉर्मेंट स्टेज, दैट इज बर्न्ड आउट स्टेज। तो फाइनली एक स्टेज आ जाती है जिसे बर्न्ड आउट स्टेज कहा जाता है, जो कि एक डॉर्मेंट स्टेज है, जहां पे ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अपना वर्किंग स्लो डाउन जो है वो कर लेता है। सिम्टम्स क्या है? नो सिम्टम्स एट अर्ली स्टेज, ओवर टाइम मिसशेपन बोन कैन इम्पिंज ऑन द नर्व एंड पेन। अभी यहाँ पे एक चीज समझो, मान लो कि अगर स्कल में अगर होता है, आगे उदाहरण समझाऊंगा, तो स्कल में कई नसें जो हैं वो जाती है, जिससे हम लोग फोरामेंस कहते हैं। वर्टेब्रल कॉलम में भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि उसमें एक शेड रहते हैं फोरामेन। वो फोरामेन क्यों रहते हैं? वहां से नर्व्स और ब्लड वेसल्स जाती हैं, तो एक शेड रहता है ना, जैसे फोरामेन का आता है, हड्डियों में जो बीच में शेड रहते हैं, फोरामेन्स रहते हैं, उसके थ्रू ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती हैं। तो मान लो इसमें क्या है कि शुरुआत में तो कोई सिम्टम दिखाएगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये इस तरीके से ढांचा हो जाएगा, ढांचा अगर रफ हो जाएगा, तो मान लो अगर यहाँ से कोई फोरामेन जा रही है, यहाँ से कोई नस जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो दब जाएगी, वो इम्पिंज जो है वो हो जाएगी, वो दब जाएगी नसें, वो नसें दबना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि वो जिस पार्ट की नसें, मान लो जो आंखों की है, कानों की है, तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, या फिर एक्सट्रीम पेन जो है वो आपको महसूस करना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन हो जाती है। तो ओवर टाइम मिस हैपन बोन कैन इम्पिंज ऑन नर्व एंड इट लीड्स टू द ट्रिमेंडस पेन। अगर मान लो स्कल पे होती है तो स्कल एक लायन जैसा फेस हो जाता है, ये ऐसा सूज जाता है, यहाँ से हड्डियां, ऊपर से पूरा स्कल, मेन पास, तो ये पोर्शन पे ऐसा सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो आंख और कानों की नसें जो है वो दबा देता है। तो लायन लाइक फेस हो जाता है, जिसे कहा जाता है लायनटाइसिस कहा जाता है। अगर मान लो इसे ऑडिटरी फोरामेन की तरफ, अगर मतलब जो कानों को सुनने वाली जो नसें ब्रेन की तरफ जाती हैं, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जिसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में, वो नस जहां के बोन के फोरामेन के थ्रू ब्रेन की तरफ जाती है, अगर वहां पर ये डिफॉर्मिटीज हो जाती है तो हियरिंग लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो नस का दब जाएगी और जो बोन में डिफॉर्मिटीज आ गई उसकी वजह से जो फोरामेन है वो दब जाएगा, उसके थ्रू जो नर्व जा रही है वो भी दब जाएगी, तो वो ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। ऑप्टिक नर्व मतलब ये सेम, अगर ऐसा आंखों की नर्व के साथ जाता है, ऑप्टिक नर्व के साथ अगर हो जाता है तो विजन लॉस होने के चांसेस रहते हैं। Sometimes the accelerated bone growth can lead genetic mutation cause bone cancer called osteosarcoma। ठीक है, अगर यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर एक्सेलरेटेड बोन ग्रोथ हो जाती है, ज्यादा बोन ग्रोथ हो गई एक लेवल के बाद, तो उसे कहा जाता है पेजेड सार्कोमा। लेकिन ये पेजेड सार्कोमा अगर जेनेटिकली म्यूटेशन कर देती है, मतलब जीन्स को आपको उसमें म्यूटेशन ला लेती है, उसमें अगर खराबी ला लेती है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ऑस्टियोसार्कोमा। तो पेजेड सार्कोमा मल्टीपल ओवरग्रोथ ऑफ सेल्स, और अगर वही ओवरग्रोथ ऑफ सेल जेनेटिक म्यूटेशन कर लेती है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है हड्डियों का, उसे कहा जाता है ऑस्टियोसार्कोमा। तो ये दो टर्म्स हैं, वो समझना जरूरी है। मान लीजिए और अगर कुछ कंडीशंस हैं इसके अलावा, जो मेन जो है और भी कुछ कंडीशंस हैं अगर होती हैं, अगर दूसरे हिस्से की हड्डियों को अफेक्ट करती है, तो क्या होगा? एक कंडीशन है काइफोसिस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द स्पाइन मेक अ पर्सन फेस डाउन टू ग्राउंड। ठीक है,
अगर स्पाइन में अगर होता है तो एक्सेसिव कर्वेचर होता है, इस तरीके से हो जाएगा आदमी का शरीर और उसका चेहरा जो है वो ग्राउंड की तरफ रहेगा, तो ये शरीर इस तरीके से उसका टेढ़ा हो जाता है। लोअर लिम्ब मसल वीकनेस, जो लोअर लिम्ब मतलब जो पैरों की जो हड्डियां हैं, जो पैर हैं हमारे, वहां के जो मसल्स हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं। पेल्विस असिमेट्री, बोन का जो स्ट्रक्चर, जैसे मैं भी सीधा खड़ा हूँ दोनों पैरों में, तो ये हो सकता है कि इस तरीके से हो जाए, मतलब एक हड्डी जो है वो बड़ी रहे, एक छोटी छोटी रहे, या पेल्विस जो है वो एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा हो जाए, तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा, असिमेट्रिक रहेगा। बो लेग्स हो जाएंगी। मान लो ये टिबिया फाइबुला है, मतलब सबसे नीचे वाली जो बोन है हमारी फेमर के नीचे, जो पैरों की सबसे नीचे जो वो टिबिया फाइबुला है, तो ये इस तरीके से हमारे दोनों पैरों की, तो वो बो हो जाएंगी, थोड़ी सी ऐसी इस तरीके से हड्डियां, पैर आपके इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बो लेग जो है वो हो जाएगा। मान लो ये अगर कंडीशन किसी जॉइंट पे होती है, जो हड्डियों के बीच में से जॉइंट रहते हैं, तो अगर जॉइंट के पोर्शन पे अगर उस हड्डी पे अगर तकलीफ अगर होती है तो उसे कहा जाता है आर्थराइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन अगर वहां पे होता है तो उसे, या फिर उस कंडीशन उस पार्ट पे होता है जॉइंट पे, तो उसकी वजह से आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है होने के चांसेस रहते हैं। अब डायग्नोसिस क्या है, देखो ब्लड वेजल्स, ब्लड के अंदर जो है वो कुछ केमिकल्स अगर ज्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे मिनरल ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो खास करके अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये अगर ज्यादा देखने को मिलता है, एक एक्सट्रीम लेवल उसकी देखने को मिलती है, एक्सेसिव लेवल, हाई लेवल अगर देखने को मिलती है अल्कलाइन फॉस्फेटेज की, तो ये सबसे बड़ा हम कहते हैं कि डायग्नोसिस है, जो सबसे बड़ा एक आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आपको पेजेट डिसीज ऑफ बोन जो है वो हुआ है। अब इसके साथ जो आपका कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी की जो चीजें हैं वो अगर नॉर्मल है और सिर्फ यही बड़ा है, तो फिर तो कंफर्म है कि आपको पेजेट डिसीज ऑफ बोन्स हुआ है। एक्सरे करते हैं, एक्सरे में आपको लाइटिक लीजन्स अगर दिखते हैं, मतलब लाइटिक फेज में जो चेंजेस आ रहा है, तो उसमें जो लाइटिक लीजन्स जो हैं वो अगर देखने को मिलते हैं एक्सरे में, तो वो एक डायग्नोसिस पास होता है। थिकन्ड बोन कॉर्टिक्स, तो जो कुछ हड्डियां जो है वो काफी ज्यादा थिक हो जाती हैं, रिमॉडलिंग नहीं हो पाता है उसका, तो वो थिकन जो है वो बोन कॉर्टिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और कुछ कभी कभी क्या होता है कि अगर एक्सट्रीम डायग्नोसिस करना है तो बोन का बायोप्सी लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन कंडीशन रहती है कि उसमें जो एक्सक्लूड द मैलिग्नेंसिस, तो कुछ ऐसी बोन बायोप्सी तब ली जाती है कि देखने के लिए कुछ कैंसरस ग्रोथ है क्या है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए बोन कभी भी जो बायोप्सी लिया जाते हैं, कोई एक पार्ट को काट के उसको बायोप्सी स्लाइड्स वगैरह बना के देखा जाता है कि कोई मैलिग्नेंसी या कुछ तो कैंसरस ग्रोथ है या नहीं है। तो ये तरीके हैं डायग्नोसिस करने के। अब आते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको पेन किलर दिए जाते हैं कि ताकि आपका जो दर्द है उसकी वजह से जो काफी दर्द हो जाता है, सीवियर पेन जो होता है, तो उसके लिए पेन रिलीवर दिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रीएब्सॉर्प्शन प्रोसीजर होती है, जो ऑस्टियोक्लास्ट करता है, तो वो ये कंडीशन होती क्यों है, क्योंकि ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं ये आउट ऑफ द लिमिट जाके हैप्पैजार्डसली, मतलब हड़बड़ाहट में जो है वो इसमें चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से वो हड्डियों को रीअब्सॉर्ब करना काफी बढ़ा देता है। इसकी वजह से ऑस्टियोब्लास्ट को काम करना पड़ता है तेजी से, जिसकी वजह से वो रिमॉडलिंग हो जाती है बोन्स की। तो होगा क्या कि ये जो रीअब्सॉर्प्शन होगा, तो इसे एंटी रीअब्सॉर्प्शन मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। उसमें सबसे ज्यादा बायोफॉस्फोनेट्स जो है वो दिए जाते हैं। बायोफॉस्फोनेट्स ये एंटी रिजॉर्प्शन मेडिकेशंस जो हैं वो दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं वो उतनी तेजी से बोन को रीअब्सॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं जितनी तेजी से इस लाइटिक फेज में करते हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो बायोफॉस्फोनेट जो है वो कम कर लेते हैं। उसके बाद दी जाती है सर्जरी। सर्जरी के 3 कारण हैं। सबसे पहले कि जो बोन डिफॉर्म हुई है उसको ठीक ठाक कर दो। उसके बाद जो इम्पिंज हो गई है कुछ नसें, उसको थोड़ा ठीक कर लो ताकि कोई ऑर्गन डैमेज ना हो सके। साथ ही कोई अगर कंडीशन ऐसी आ रही है कि आपको डिफॉर्मिटीज की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, तो फ्रैक्चर को भी अवॉइड करने के लिए सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आज पेजेट डिसीज ऑफ बोन्स के बारे में, जिसे ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस भी कहा जाता है। तो काफी सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, और ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल किस तरीके से काम करते हैं हमारे हड्डियों में रेगुलर बेसिस पे, वो भी मैंने आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।